साकुरा ग्रह। नई दुनिया में सूरज अकीरा से हुई बहस के बाद परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। अकीरा, प्रोबॉट, अक्षय और मोनिका की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। बीच शहर में वो सैकड़ों लोगों के बीच था। आपका केवाईसी कंप्लीट। तो जवान लड़कियां थीं। फिर भी सूरज खुद को अकेला महसूस कर रहा था। इस दुनिया के बारे में जानने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही है, तो फिर यहीं से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। सूरज ने पूरे शहर में घूमते हुए एक म्यूजियम को देखकर सोचा, पर मेरे पास तो स्टैंप है ही नहीं, अब क्या होगा। सूरज ने म्यूजियम की एंट्री पर लगी डिजिटल स्क्रीन को पढ़ते हुए कहा, मुझे अगली बार प्रोबॉट से मिलकर सबसे पहले इसी बारे में बात करनी होगी। फिलहाल ट्राई करता हूं, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक्सक्यूज मी। म्यूजियम के टिकट काउंटर पर खड़ी लड़की से सूरज ने कहा, मुझे एक टिकट चाहिए, पर मेरे पास स्टैंप नहीं है। तो फिर मेरे पास भी टिकट नहीं है, लड़की ने जवाब दिया। प्लीज हेल्प मी, ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए है। सूरज ने झूठ कहा। क्या तुम्हारे पास स्कूल आईडी है? लड़की ने पूछा। नहीं, मैं वो भी लाना भूल गया। तो तुम म्यूजियम में एंट्री नहीं ले सकते। प्लीज, सूरज ने जोर देकर कहा। तुम्हें उससे प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ म्यूजियम के अंदर चल सकते हो। पीछे से आई एक सेक्सी आवाज को सुनकर सूरज ने पीछे मुड़कर देखा तो मोनिका खड़ी हुई थी। मोनिका मैम, आप मेरा पीछा कर रही हैं? कॉल मी मोनिका, तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। और नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूं, और अगर कर भी रही हूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम? मोनिका ने सूरज की आंखों में देखकर पूछा। नहीं मैम, मतलब मोनिका, तुम्हें म्यूजियम देखना है ना, आओ अंदर चलते हैं। 2 टिकट्स देना, लंच पास के साथ। मोनिका ने टिकट काउंटर पर बैठी लड़की से 2 टिकट खरीदे और सूरज के साथ म्यूजियम के अंदर चली गई। तुम और अकीरा रिलेशनशिप में हो? लेट मी टेल यू, अकीरा इज अ वाइल्ड गर्ल, यू विल एंजॉय वन हेल ऑफ अ राइड। मोनिका ने सूरज के बदन को देखते हुए कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं और अकीरा रिलेशन में नहीं हैं, हम बस एक दूसरे को जानते हैं। सिर्फ जानते हैं? अगर सिर्फ जान पहचान ही है तो तुम अकीरा के घर में क्यों रह रहे हो? मुझे रहना पड़ रहा है, मैं किसी और को यहां नहीं जानता। किसी और को नहीं जानता? किस शहर के रहने वाले हो तुम? और अपने मास्टर के बारे में बताओ, मोनिका ने पूछा। मैं इंदौर शहर से हूं और कुछ दिन पहले ही यहां आया हूं। मुझे यहां सबसे पहले अकीरा ही मिली थी। उससे पहचान बनने के बाद उसने मुझे अपने घर में रहने के लिए इनवाइट किया, इसलिए मैं उसके घर में रह रहा हूं। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे मास्टर अब नहीं हैं इस दुनिया में और मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। ओके, तुम इंदौर शहर से पाशो शहर कैसे आए और क्यों? और ये शहर है कहाँ? मुझे ज्योग्राफिकली नहीं पता कि इंदौर शहर कहाँ है। मैंने बताया था ना कि मैं स्कूल नहीं गया हूँ, मेरी होम स्कूलिंग हुई है मेरे मास्टर द्वारा, वो भी सिर्फ फाइटिंग स्किल। सूरज ने तय कर लिया था कि अगर कोई भी उसके बारे में या उसके शहर के बारे में पूछेगा तो वो अपनी मास्टर वाली झूठी कहानी बताएगा, वो भी संक्षेप में। उसे लगा कि यही सबसे अच्छा तरीका रहेगा लोगों के सवालों से बचने का और अपनी पहचान छुपाए रखने का। और रही बात कैसे आया, तो वो पर्सनल है, मैं बताना नहीं चाहता। सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि मोनिका उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही थी और इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही थी। इट्स ओके सूरज, मैं तो सिर्फ यूं ही जानना चाह रही थी, आओ म्यूजियम देखते हैं। यह कहकर मोनिका सूरज को लेकर मेन हॉल में आ गई। यहां पर हमारे प्लैनेट साकुरा के बारे में काफी जानकारी है, मोनिका ने सूरज को बताया। सूरज हॉल में लगी डिजिटल स्क्रीन्स, फोटोज और इंफॉर्मेशन को देखने लगा। सूरज को पता चला कि साकुरा ब्रह्मांड के मिल्की वे में नहीं बल्कि किसी और गैलेक्सी में है। साकुरा गोल नहीं बल्कि एक सपाट प्लैनेट था। सूरज का डर सही निकला, वो किसी दूसरी जगह नहीं बल्कि दूसरे प्लैनेट पर पहुंच चुका था। यहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन पृथ्वी की तुलना में थोड़ी कम थी। सूरज समझ गया कि इसी कारण से उसे शुरुआत में इस ग्रह में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और चक्कर आ रहे थे। यहाँ पर अनाज, सब्जी और फल भी दूसरी तरह के थे, पर पानी पृथ्वी जैसा ही था। खाने की चीजें पृथ्वी पर मिलने वाली चीजों से मिलती जुलती थी, पर खाने के कई चीजें टेबलेट या बिस्किट के रूप में भी थी। यहाँ का विज्ञान काफी एडवांस था, किसी भी प्रकार के वाहन प्रयोग में नहीं होते थे। लोग ट्रैवल करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पोर्टल का यूज करते थे। पोर्टल उसी तरह हाथों के नाखूनों में फिट हो जाता था जैसे कि अकीरा के हाथ में पेमेंट करने की सुविधा थी। उसे कुछ जानवरों के बारे में भी पता चला, अजीब से दिखने वाले जानवर और डरावने भी। ये देख उसे वीवो की याद आ गई। डरो मत,
ये जानवर सिर्फ जंगल में पाए जाते हैं और सिर्फ फाइटिंग कंपटीशन में इनके शिकार के वक्त इनका सामना करना पड़ता है। मोनिका ने सूरज को जानवरों की तरफ घूरते हुए देखकर कहा। मोनिका सूरज को यहां से लेकर दूसरे कमरे में पहुंची। यहां पर पाशो शहर और साकुरा ग्रह के महान लोगों की जानकारी थी। साकुरा? सूरज ने एक तस्वीर की ओर देखते हुए कहा। उस तस्वीर में एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की 2 तलवारों के साथ खड़ी हुई थी। उसके पीछे ड्रैगन जैसे दिखने वाले एक जानवर का सिर था। उसकी पोशाक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राजघराने की थी। ये साकुरा महान है, सबसे महान फाइटर। इनके नाम पर ही हमारे प्लेनेट का नाम साकुरा पड़ा है। इनके किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं। हम सब इनके जैसा बनना चाहते हैं, मैं भी और अकीरा भी। इनसे इंस्पायर होकर ही अकीरा भी तलवार यूज करती है। इनके बारे में तो जानते ही होगे तुम। मोनिका ने सूरज से पूछा। थोड़ा बहुत, सूरज ने झूठा जवाब दिया। सूरज मोनिका के सवालों का और जवाब नहीं देना चाहता था। उसे यह भी लग रहा था कि मोनिका उसके बारे में जैसे कुछ जानना चाह रही हो। उसने मोनिका से कहा, मुझे भूख लग रही है। तुमने टिकट्स के साथ लंच पास भी लिया था ना? चलो लंच कर लेते हैं। सूरज और मोनिका म्यूजियम के कैफे में बैठकर लंच करने लगे। मोनिका ने अपने और सूरज के लिए ऑर्डर किया, जिसमें 2 ड्रिंक्स थी और खाने में सैंडविच और बर्गर जैसे दिखने वाली 2 डिश। तुम्हें तो भूख लगी हुई थी ना, खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये ड्रिंक्स मेरी फेवरेट में से एक है, मोनिका ने सूरज को बिना खाते हुए देखकर कहा। सूरज दरअसल विक्रम अंकल के बारे में सोच रहा था। विक्रम अंकल उसके खाने पीने का कितना ध्यान रखते थे। एक अनाथ को उन्होंने अपने बच्चे से ज्यादा बढ़कर पाला था। उसे याद आ रहा था कि जब एक बार बचपन में उसे स्कूल में छुट्टी के बाद लड़कों ने क्लासरूम में बंद कर दिया था, तब विक्रम अंकल कितना परेशान हो गए थे उसे ढूंढते हुए। और अब तो उसे पृथ्वी से इस ग्रह पर आए हुए कुछ दिन हो गए थे। पता नहीं विक्रम अंकल का क्या हाल होगा और रघु क्या कर रहा होगा। सूरज, सूरज, क्या हुआ? कहां खो गए? क्या सोचने लगे? मोनिका ने सूरज की आंखों के सामने चुटकी बजाकर पूछा। कुछ नहीं, मैं अकीरा के बारे में सोच रहा था। स्कूल से निकलने के बाद उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, पर मैंने उसके साथ ठीक तरह से बात नहीं की। उसने मुझे पहली मुलाकात के बाद अपने घर पर रखा और मैंने इस तरीके से बिहेव किया। मुझे अफसोस हो रहा है। तुम लंच खत्म कर लो और अकीरा के घर जाओ। मैं कल तुम्हें स्कूल में मिलती हूँ। प्रोबॉट से अपनी ड्रेस तैयार करवा लेना, तुम्हारे लिए फायर बेस्ड वेपन ही सही है। प्रोबॉट ने काफी अच्छा एनालिसिस किया है। और साथ में प्रोबॉट को बोलना कि तुम्हें फाइटिंग स्कूल का एक स्टैम्प अकाउंट भी दे दे और साथ ही एक पोर्टल डिवाइस भी। मोनिका ने अपनी ड्रिंक उठाकर जाते हुए कहा। थैंक यू मोनिका, मैं याद रखूंगा और प्रोबॉट को बता दूंगा। बाय। सूरज मोनिका के छरहरी बदन को जाते हुए देखता रहा। उसके मन में चल रहे बहुत से सवालों में मोनिका के सवाल और उससे जुड़े सवाल भी शामिल हो गए। उसने गले में पहने हुए लॉकेट को निकाल कर देखा और उसके नीचे बने बटन को ये सोचकर फिर से बार बार दबाया कि शायद लॉकेट काम कर जाए और वो दोबारा इंदौर पहुंच जाए, विक्रम अंकल, रघु और शीना के बीच। पर लॉकेट से ना तो हरी चमकीली रोशनी निकली और ना ही लॉकेट खुला। सूरज को इसका अंदाजा था, पर फिर भी उसे निराशा हुई। ये लॉकेट काम नहीं कर रहा है। पता नहीं उस दिन ये कैसे मुझे इस नई दुनिया में ले आया। पर अब इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ना मेरी जान पहचान का कोई यहाँ है और ना रहने का कोई ठिकाना। मुझे अकीरा के घर कम से कम कुछ दिनों के लिए तो जाना ही होगा। इस नई दुनिया में सरवाइव करना ही मेरा टारगेट होना चाहिए। जान है तो जहान है। ये सोचकर सूरज ने लंच किया और अकीरा के घर की ओर चल दिया। सूरज म्यूजियम से निकलकर पाशो शहर घूमने के बाद रात में अकीरा के घर पहुंच गया था। अकीरा ने उसके लिए डिनर तैयार करके उसके सामने रख दिया। अपने सामने रखी प्लेट पर फिर वही 4 बिस्किट देखकर सूरज चिढ़ गया। मुझे नहीं खाने ये बिस्किट। कुछ ढंग का है खाने को तो दो, वरना मैं बाहर जाकर खुद कुछ खा लूंगा। उसे कलेक्ट्रेट के पास से जेएमबी के लाए हुए पोहे याद आ रहे थे और साथ ही रघु और उसकी मस्ती भी। स्टैम्प तो है नहीं तुम्हारे पास, खाना क्या, कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। सूरज ने लौटते समय अकीरा को अपनी इस प्रॉब्लम और मोनिका से हुई मुलाकात के बारे में बता दिया था। यह बात सुनकर सूरज ने प्लेट अपने सामने से हटा दी। चिंता मत करो, कल हम प्रोबॉट के पास जाकर बात करेंगे, वो जरूर कुछ मदद करेगा। तुम्हारा एनवायरमेंट कॉम्पेटेबल डिवाइस ठीक है ना? हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम जानती हो पोहा क्या होता है? सूरज से अब रहा नहीं गया। उसे अपने घर और इंदौर के खाने की याद आ रही थी। पोहा, ये क्या है? इंदौर का कोई गैजेट है क्या? अकीरा ने मासूमियत से पूछा। सूरज को बहुत तेज हंसी आ गई। नहीं बताना है तो मत बताओ, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं।
सूरज ने हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, पोहा एक डिश है, इंदौर में बहुत फेमस है। पता है, हर दिन मैं पोहा खाता था और हर संडे को हम तीनों साथ में। सूरज ने बात बीच में छोड़ दी। उसे हर संडे रघु और विक्रम अंकल के साथ पोहा सेव जलेबी का नाश्ता करना याद आ गया था और शीना के साथ पोहा डेट्स भी। सूरज, आर यू ओके? सूरज को देखकर अकीरा ने चिंता में पूछा। आई एम ओके। क्या हम कुछ और खा सकते हैं? सूरज ने अपने मन को इंदौर से हटाते हुए पूछा। मैं डिनर में ये बिस्किट इसलिए खाती हूँ ताकि पूरे न्यूट्रिएंट मिल सके और लाइट खाना रहे, और साथ में इससे मेरा फिगर भी मेंटेन रहता है। अकीरा ने अपनी हील पर गोल घूमते हुए कहा। उसने ड्रेस चेंज कर ली थी और इस समय ब्लैक कलर की ब्रा और पैंटी में थी। सूरज अब तक समझ चुका था कि यहाँ पर न्यूडिटी सामान्य बात थी और शायद इसका कारण पुरुषों का कम होना था। उसने अक्षय और प्रबॉट के अलावा बहुत कम पुरुषों को देखा था। उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था क्योंकि आज अकीरा ने अपने रूम में ही चेंज कर लिया था। वो कल रात को भूला नहीं था। हालांकि आज भी उसे लगभग वही शो देखने मिल रहा था। तुम 10 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ और फिर तुम्हें स्कूल और मोनिका के बारे में बताती हूँ। उससे मत कहना कि उसके पीछे मैं उसे नाम से बुलाती हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। पता नहीं उसने तुम्हें ये प्रिविलेज क्यों दी है। और हाँ, मैंने प्रोबॉट को भी बता दिया था कि तुम फाइट जीत गए हो और कल स्कैनिंग के लिए आओगे। जब तक मैं डिनर रेडी करती हूँ तब तक तुम वीवो के साथ खेलो। सूरज ने अपने पास बैठे वीवो को देखा और वीवो उसे देखकर अकीरा के पीछे किचन की ओर चला गया। डोंट वरी, कुछ दिनों में दोस्त बन जाएगा। अकीरा हंसते हुए किचन में चली गई। यहाँ इस दुनिया में रघु लैब से निकलकर मेन गेट पर आ गया था। गार्ड साहब, गेट खोल दो, रघु ने आवाज लगाई। रुकिए सर, पहले साइन कर दीजिए रजिस्टर में। गार्ड ने रघु को रजिस्टर और पेन देते हुए कहा। ला भाई, सुन, मैं सोमवार को फिर लौट कर आऊंगा, रघु ने रजिस्टर पर साइन करते हुए कहा। तभी रघु की नजर ऊपर लिखी एंट्रेंस पर गई। पुनीत शर्मा, सीनियर रिसर्चर, टाइम सुबह 9 से रात 9 तक, साथ ही रिमार्क में नाइट शिफ्ट भी लिखा था। प्रोफेसर शर्मा तो इंस्टीट्यूट लैब में ही है, तो उस प्रोफेसर ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कुछ गड़बड़ है, लगता है रात में अपने तरीके से फिर आना पड़ेगा प्रोफेसर शर्मा से मिलने और उस दूसरे प्रोफेसर की खबर लेने भी। अभी घर लौटने का कोई मतलब नहीं है। आसपास ही कोई अड्डा जमाता हूँ, विक्रम अंकल को खबर कर देता हूँ, शायद उन्होंने प्रोफेसर पुनीत शर्मा के बारे में कुछ सुना हो। ऐसा सोचते हुए रघु ने कुछ दूर दिख रही कैंटीन की ओर अपनी कार मोड़ दी। डिनर करके अकीरा द्वारा खरीदे गए नए कपड़े पहनकर सूरज अपने बेड पर लेट गया था। आज की फाइट के बाद उसे थकान थी। सूरज लेटे हुए अपने लॉकेट को देख रहा था, तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। इतनी रात में कौन आया होगा? अकीरा शायद सो गई थी। दोबारा बेल बजने पर अकीरा को डिस्टर्ब ना हो इसलिए सूरज ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। शीना? सूरज ने शॉक होते हुए कहा। शीना इस दुनिया में क्या कर रही थी और कैसे आई? मोनिका का क्या एजेंडा था सूरज के लिए? अब रघु। एपिसोड 7, सपना और हकीकत। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां आई कैसे? सूरज ने दरवाजे पर खड़ी शीना को देखते हुए कहा, लेकिन शीना ने अकीरा के घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। सूरज, मैं तो हमेशा से यही थी, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया था। शीना की आवाज नशीली होती जा रही थी। सूरज उसे दोबारा देखकर अपने होश खोता जा रहा था। शीना की नीली आंखें, उसका खूबसूरत चेहरा, उसका तराशा हुआ भरा बदन और उससे आती हुई खुशबू। मैं तुम्हें खुद से कैसे दूर कर सकता हूं शीना? तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। सूरज को समझ नहीं आ रहा था। क्या तुमने मेरी मदद की थी? सूरज को अनजान टिप याद आ गई थी। मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहती हूं सूरज, मैंने हमेशा की भी है ना? अगर तुम्हें मदद की जरूरत थी तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं सूरज? क्या तुम्हें मेरा जिस्म याद नहीं आता? मेरे बाल, मेरी खुशबू, तुम्हारा मेरे बदन से खेलना, और क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? बोलो ना। शीना ने सूरज से जिद करते हुए पूछा और सूरज को सोफे पर धक्का देकर गिरा दिया। शीना ने अपने कपड़े उतार दिए और सोफे पर सूरज के पास बैठ गई। सूरज की नसों में खून दौड़ने लगा था। हर वक्त शीना, हर वक्त क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? सूरज, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे पास दोबारा आना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मेरी मदद। मैं तुम्हारे जिस्म और सांसों को अपने ऊपर दोबारा महसूस करना चाहती हूँ।
क्या तुम मेरी बॉडी, मेरे कर्व्स, मेरी भूख को मिस नहीं करते? शीना का हाथ अब सूरज के सीने पर फिसल रहा था। सूरज का रोमांच बढ़ता जा रहा था। करता हूं शीना, बहुत करता हूं। सूरज के हाथ शीना के जिस्म की ओर बढ़ने लगे। मेरी आंखों में देखकर बोलो सूरज, शीना ने अथॉरिटी के साथ कहा। सूरज ने अपनी आंखें खोली। उसके सीने पर एक लड़की का खूबसूरत हाथ था। उसने लेटे हुए ही अपनी बाईं तरफ मुड़कर देखा और चौंक गया। अकीरा! अकीरा उसके बिस्तर पर उसके बगल में लेटी हुई थी, बिना कपड़ों के। अकीरा, ये सब क्या है? क्या कर रही हो तुम? सूरज ने उठने की कोशिश की, पर अकीरा ने उसे दोबारा खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया। अकीरा, मुझे जाने दो। आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। आर यू श्योर सूरज? अकीरा की आवाज में एक नशीलापन था। यस, आई एम श्योर। सूरज की सांसें भारी होने लगी थी और आवाज टूटने लगी थी। अकीरा की बॉडी धीरे धीरे गर्म होते हुए वो महसूस कर रहा था। उसके जिस्म की खुशबू सूरज को मदहोश कर रही थी। सूरज को अपने होश पर बहुत मुश्किल से काबू करना पड़ रहा था। क्या अब भी मन नहीं हो रहा? अचानक से सूरज के बगल में लेटी हुई अकीरा सूरज के ऊपर चढ़ गई। अकीरा की कमर का निचला हिस्सा सूरज के शॉर्ट्स के ऊपर था और अकीरा की कमर उसके शॉर्ट्स पर धीरे धीरे डोल रही थी। अकीरा का एक हाथ सूरज के सीने पर नाखून गड़ा रहा था और दूसरा हाथ खुद के उरोजों को संभाले हुए था। उसने सूरज की आंखों में आंखें डालकर कहा, जब से तुमने मुझे हराया है तब से मुझे तुम्हारी चाहत है, और उस दिन जब मैंने तुम्हें प्रोबॉट के यहां देखा तो बस लगा कि तुम पर वही टूट पड़ो। तुम नहीं जानते सूरज कि इस मोमेंट के लिए मैंने क्या क्या सोच कर रखा हुआ था। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। सूरज अकीरा की ये बातें सुनकर और उसके बदन को अपने बदन से चिपका हुआ देखकर होश खोने लगा था। अकीरा की आंखों की आग अब उसके शरीर में भी जलने लगी थी। उसके हाथ अपने आप अकीरा की थाइस को दबाते हुए उसकी कमर के निचले हिस्से पर पहुंच गए और उसकी पकड़ मजबूत हो गई। अकीरा की आग सूरज के इस मूव से भड़क गई थी। उसने अपने दोनों हाथ सूरज के हाथों पर रख दिए जो उसकी कमर के नीचे थे। कुछ पलों बाद अकीरा सूरज के सीने से चिपक गई। दोनों की सांसें बढ़ चुकी थी। कम टू मी सूरज, आई मस्ट हैव यू। अकीरा के होंठ सूरज के होठों से टकराए और सूरज ने होश खो दिया। अकीरा के होठों का स्वाद ऐसा था जैसे कि गुलाब से बना हुआ शहद, मीठा, गीला, महक से भरा हुआ। सूरज ने अकीरा की कमर से हाथ हटाकर उसके उरोजों पर फिराते हुए उसके बालों को खींचा और एक झटके से उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके होठों को चूम लिया। अकीरा के नाखून सूरज की पीठ पर निशान बनाते जा रहे थे। ओ सूरज, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। दिस गर्ल हैव नीड्स सूरज, फुलफिल देम, आई बेग यू। अकीरा ने सूरज के जिस्म को चूमते हुए कहा। नीड्स? अकीरा को चूमते हुए सूरज अचानक से जम गया। उसके दिमाग में यह शब्द बार बार गूंजने लगा। नीड्स? सूरज, किस में सूरज? सूरज को इस तरह देखकर अकीरा ने कहा। पर अब सूरज को अकीरा में शीना का चेहरा दिखाई देने लगा था। उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा था। सूरज, तुम ठीक हो? अकीरा ने सूरज को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, पर तब तक सूरज अकीरा के शब्दों से ट्रिगर हो चुका था। सूरज ने पूरी तरह होश खो दिया था। उसने अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया। नीड्स? यू हैव नीड्स? क्या कहा था तुमने मुझे? मैं कमजोर हूं, ना पैसा है, ना माँ बाप का पता है, मुझसे बस मन बहलाया जा सकता है। अकीरा बुरी तरह घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सूरज को क्या हो गया था। सूरज किससे बातें कर रहा था और किसने उससे यह सब कहा था? सूरज का बढ़ता गुस्सा देखकर अकीरा ने अपने दोनों पैर सूरज की कमर पर बांधे और उसे एक तरफ लुढ़काकर बिस्तर से नीचे आ गई। सूरज! अकीरा की चीख पूरे कमरे में भर गई थी। सूरज अचानक होश में आ गया। उसने अकीरा को अपने बिस्तर के सामने खड़ा देखा और उसे सब समझ में आ गया। आई एम सॉरी अकीरा, आई एम रियली सॉरी। क्या हो गया था अचानक से तुम्हें? मुझे लगा तुम्हें दौरा पड़ गया था। और किसने कहा तुमसे ये सब? और किसको कह रहे थे तुम? सूरज ये सवाल सुनकर दोबारा हताश हो गया। अकीरा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मुझसे दूर रहो। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, जब भी तुम्हारा बात करने का मन हो बता देना। एंड आई एम सॉरी टू। मुझे इस तरह से तुमसे रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अकीरा ने झुककर फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहनने लगी। हमें कल सुबह प्रोबॉट के पास जाना है और फिर बाद में स्कूल भी। गुड नाइट सूरज। गुड नाइट अकीरा। सूरज ने अकीरा को जाते हुए देखकर कहा।
सूरज ने हताशा से लंबी सांसें ली और अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करके सो गया। अगले दिन सुबह सूरज और अकीरा प्रोबॉट की लैब में पहुंच चुके थे और प्रोबॉट ने सूरज की स्कैनिंग शुरू कर दी थी। अकीरा, आज तुम्हें स्कैनिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा? प्रोबॉट ने आंख मारकर अकीरा से पूछा। मेरी स्कैनिंग कल रात में ही हो गई थी प्रोबॉट, अब कुछ दिन तक स्कैनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओहो, दैट गुड और दैट बैड? प्रोबॉट, तुम्हें सूरज की स्कैनिंग करनी है, मेरी नहीं। करनी है नहीं, अब तो कंप्लीट हो गई स्कैनिंग। स्कैनर की लाइट बंद होते देखकर प्रोबॉट ने कहा। सूरज की पूरी प्रोफाइल रेडी है, मैं इसे स्कूल के डेटाबेस में ऐड कर देता हूं और एक कॉपी मोनिका को और एक तुम्हें सेंड कर देता हूं। एक बात और, स्कूल में शायद सूरज की प्रोफाइल देखकर कई लोगों को शॉक लगेगा, पर तुम दोनों को सरप्राइज मिलेगा। प्रोबॉट ने बिना राज बताए कहा। कैसा शॉक और सरप्राइज प्रोबॉट? सूरज ने स्कैनर से निकलकर पूछा। एक अच्छा सरप्राइज सूरज, अब तुम्हें स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए, वरना मोनिका तुम्हारे साथ साथ मुझे भी टर्मिनेट कर देगी। प्रोबॉट ने मजाक करते हुए कहा। प्रोबॉट सभी फाइटर स्कूल्स के लिए स्कैनिंग करता है और स्टूडेंट्स की प्रोफाइल तैयार करता है ताकि स्टूडेंट्स अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अपनी फाइटिंग स्टाइल, गैजेट्स और टीम सेलेक्ट कर सके। इसलिए यह भी एक तरह से मोनिका के अंडर काम करता है। काश मैं उसे अंडर रखकर उस पर काम कर पाता, प्रोबॉट ने मुस्कुराते हुए कहा। यू विश प्रोबॉट, अकीरा ने हंसते हुए कहा। सूरज, अपना हाथ आगे करना जरा। सूरज के हाथ आगे करने पर प्रोबॉट ने उसके दाएं अंगूठे और एक उंगली पर 2 चिप जैसे दिखने वाले गैजेट्स लगा दिए जो उसके नाखून में चिपक कर उसी रंग के हो गए। सूरज अपने नाखूनों को देखता रहा। कमाल है ना, अंगूठे में तुम्हारा फाइटिंग स्कूल का अकाउंट है जिसमें स्टैंप भी होंगे। अभी के लिए मैंने तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख स्टैंप क्रेडिट कर दिए हैं, तुम्हारे काम आएंगे। और तुम्हारी उंगली में है पोर्टल डिवाइस, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। और हाँ, ये कोई मैजिकल डिवाइस नहीं है कि कहीं भी सोचा और चले गए। इसमें पहले से जा चुके जगहों की जानकारी भरी होती है। उन जगहों को जब तुम सोचोगे तो ये तुम्हें वहां पहुंचने के लिए एक गेट बना देगी। इसमें मैंने पहले से कुछ जगहों को फीड कर रखा है, जैसे स्कूल, अकीरा का घर, पाशो शहर की कुछ जगहें, मेरी लैब, मोनिका का घर और जिम, जंगल गेट। मोनिका मैम का घर क्यों? अकीरा ने प्रोबॉट की बात को काटते हुए पूछा। क्योंकि मोनिका सूरज की टीचर है जैसे तुम हो। पर टीचर का काम तो स्कूल और जिम में खत्म हो जाता है ना, घर पर क्या काम? पर तुम्हारे पोर्टल पर भी तो मोनिका के घर का एड्रेस है, तो तुमने ये पहले क्यों नहीं पूछा? कई बार टीचर्स को कुछ स्टूडेंट्स पर खास ध्यान देना पड़ता है और सूरज तो स्पेशल है ही। इतना कहकर प्रोबॉट ने सूरज से कहा। एक बात और सूरज, पिछली बार मैंने तुम्हें एनवायरमेंट कंपैटिबल डिवाइस का पुराना वर्जन दे दिया था। मेरे पास नया अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, उसे अलग करके इसे पहन लो। प्रोबॉट ने चालाकी से नया सैटेलाइट कैमरा सेंसर वाला डिवाइस सूरज को दे दिया। सूरज ने जैसे ही पुराने डिवाइस को अपने गले से अलग किया, तभी उसके लॉकेट से पुराने रेडियो सिग्नल जैसी आवाज सुनाई दी। लॉकेट के अंदर और भी कुछ है, शायद रेडियो। हाँ, पुराना एंटीक पीस है, चलता नहीं है, सूरज ने कहा और नया डिवाइस कान के पीछे लगा लिया। लॉकेट से आवाज आनी बंद हो गई। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं चेक कर लूंगा, शायद ठीक भी हो जाए। वैसे मुझे लोग जीनियस कहते हैं। प्रोबॉट ने लॉकेट को पाने का मौका देखकर कहा। थैंक यू सो मच प्रोबॉट, पर ये मेरी फैमिली का है, मुझे ये ऐसे ही पसंद है। हमें देर हो रही है, मिलते हैं, बाय। प्रोबॉट को पीछे छोड़कर सूरज अकीरा के साथ स्कूल के लिए निकल गया। सूरज, अगर भविष्यवाणी को सच करने यहां पहुंचा है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं भविष्यवाणी पूरी होने नहीं दूंगा, प्रोबॉट ने जाते हुए सूरज को देखते हुए कहा। कल रात की घटना के बाद सूरज और अकीरा में ज्यादा बातें नहीं हुई थी। अकीरा समझ गई थी कि सूरज सपने में जिस लड़की शीना को देख रहा था और जिसके ऊपर चिल्ला रहा था, वो एक ही लड़की थी और वो लड़की शायद सूरज का प्यार थी। इसलिए अकीरा ने कल रात के बाद से उस घटना पर रिएक्ट नहीं किया था और न ही सूरज ने दोबारा पिछली रात की घटना के बारे में बात की थी। सूरज ने अकीरा को किसी तरह बात शुरू करने के लिए कल म्यूजियम में मोनिका से हुई मुलाकात के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो मैंने मोनिका को बताया कि मैं कभी स्कूल नहीं गया और मेरे मास्टर ने ही मुझे सब सिखाया है। वो ज्यादा बात नहीं करते थे, सिर्फ फाइटिंग स्किल्स सिखाते थे और साथ ही मुझे पालते भी थे। जब मैं 14 साल का था तब वो गुजर गए। और तुम्हारे पेरेंट्स? अकीरा ने सोचते हुए पूछा। मैं अनाथ हूं, मास्टर ने ही मुझे पालकर बड़ा किया था। मुझे अपने अतीत के बारे में नहीं पता और ना ही मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं।
मैंने मोनिका को भी ये नहीं बताया है, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। सूरज ने बड़ी सफाई से अपनी झूठी कहानी गढ़ दी थी। उसे लगा कि इतनी कहानी बतानी सही थी जो विश्वास करने लायक थी और साथ ही उसके असल जीवन से मिलती जुलती भी। उसने ये भी सोच लिया था कि अगर अकीरा के बारे में और जानना था तो उसका विश्वास जीतना होगा। इसलिए उसने आखिरी में ये लाइन जोड़ दी थी कि सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। आई एम सॉरी टू नो दैट। सूरज की कहानी सुनकर अकीरा का मूड उसके प्रति थोड़ा नरम हो गया था। इट्स ओके, अंदर चलते हैं, वरना मोनिका मुझे पहले ही दिन निकाल न दे स्कूल से, सूरज ने बात बदलते हुए कहा। उसने अकीरा से झूठ बोल तो दिया था, पर यह झूठी कहानी बनाते हुए उसे अपनी असल जिंदगी के टूटे टुकड़े नजर आने लगे थे, जिनमें उसके अपने शामिल थे, विक्रम अंकल, इंदौर, शीना और रघु। मोनिका ने उन्हें स्कूल बताया तब सूरज और अकीरा दोनों हैरान हो गए। एक और बात, तुम्हारी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के साथ साथ मेरे साथ भी होगी। सूरज के चेहरे पर खुशी के साथ साथ हैरानी और कुछ सवाल भी थे। अकीरा के हाव भाव भी बिल्कुल इसी तरह के थे। कंग्रेचुलेशन सूरज, अकीरा और मोनिका ने सूरज को बधाई देते हुए कहा। तभी इस सेलिब्रेशन को बीच में काटते हुए एक तेज आवाज गूंजी, रुक जाइए, ये नहीं हो सकता। किसने रोक दिया था सूरज का स्कूल सेलिब्रेशन? अकीरा और सूरज का रिलेशनशिप किस तरह बढ़ेगा? क्या सूरज अपने सवालों के जवाब जान पाएगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए। आप इसे किसी एक्सपीरियंस और एग्जाम के बिना यूं ही लेवल 5 का फाइटर नहीं बना सकती हैं। अक्षय अपनी गर्लफ्रेंड और टीम के साथ स्कूल जिम आ गया था। अपनी हार से ज्यादा वो सूरज की जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक कल का आया हुआ लड़का, जिसके ना स्कूल का पता था और ना ही जिसके पास फाइटिंग में कोई पहचान है, उस लड़के ने लेवल 7 के अनुभवी फाइटर को कैसे हरा दिया। माइंड योर लैंग्वेज अक्षय, ये मत भूलो तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता है और तुम्हारा फाइटिंग स्टेटस भी छीना जा सकता है, मोनिका ने अक्षय की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। सूरज और अकीरा चुप खड़े हुए थे। अकीरा तो इस बात से हैरान थी कि कोई मोनिका से इस तरह बात कैसे कर सकता है। मैं जानता हूं कि मैं इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस से बात कर रहा हूं, पर स्कूल के रूल्स स्टूडेंट्स के लिए तो होते ही हैं, पर हेड मिस्ट्रेस के लिए भी। इस लड़के को किस रूल से लेवल 5 का फाइटर बनाया जा रहा है? क्या इसके पास पिछले स्कूल्स के सर्टिफिकेट हैं? इसने कभी फाइटिंग स्कूल देखा भी है? अक्षय की नजरों में हिकारत और नफरत दोनों ही थी। सूरज के कपड़ों और व्यवहार से वो समझ चुका था कि सूरज पाशो शहर का नागरिक नहीं है। वो हर हाल में सूरज को हराना या नीचा दिखाना चाह रहा था। तुम बस सूरज से इसलिए नफरत कर रहे हो कि सूरज ने तुम्हें पहली ही फाइट में हरा दिया। तुम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। अकीरा ने सच बोल दिया था। तुम्हारी राय किसने मांगी अकीरा? खुद तो 3 बार में लेवल 5 के एग्जाम पास कर पाई हो। अपना मुंह बंद रखो, समझी ना, लूजर कहीं की। अक्षय ने जहर उगलते हुए कहा। सूरज ने आगे बढ़कर अक्षय को पकड़ने की कोशिश की, पर मोनिका ने सूरज का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। एक लड़की के हिसाब से इतनी ताकत और कंट्रोल देखकर सूरज हैरान भी था और इम्प्रेस्ड भी। उसकी आंखों में मोनिका के लिए रिस्पेक्ट थी। अकीरा को यह पसंद नहीं आया। अक्षय, अगर तुमने एक बार और अपनी जुबान से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी। और जहां तक रूल्स की बात है तो स्कूल रूल बुक के हिसाब से हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। उन अधिकारों का प्रयोग हेड मिस्ट्रेस विशेष कारणों से कर सकती है। तुम्हें मुझे नियम कानून सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? मोनिका की आवाज में अथॉरिटी थी, जिसे सुनकर अक्षय थोड़ा पीछे हट गया। मुझे माफ कीजिए मैम, मेरा मतलब बस ये था कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है जिससे इसे स्कूल में एडमिशन लेने पर सीधे लेवल 5 का फाइटर बैच दिया जा रहा है। अक्षय ने सूरज पर घृणा भरी नजर डाली और मोनिका से पूछा। सबसे पहली बात तो ये कि किस स्टूडेंट का एडमिशन किस कारण से हुआ है वो स्कूल मैनेजमेंट का अधिकार है, किसी स्टूडेंट का नहीं। पर तुम्हें अगर कारण ही जानना है तो सुनो। सूरज की प्रोफाइल और एबिलिटीज का एनालिसिस आया है। सूरज की प्रोफाइल किसी भी लेवल 5 के फाइटर से बेहतर है और उसके पास बहुत सारी फाइटिंग स्टाइल्स है, जैसे कि जूडो, जिम्नास्टिक्स, किक बॉक्सिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का लगभग 15 सालों का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। मोनिका की बात सुनकर अक्षय ने अपना गुस्सा पी लिया, पर उसे सूरज से बदला लेना था। ओके मैम, अगर सूरज इतना बेहतरीन फाइटर है तो उसे फाइटिंग लीग में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। क्यों सूरज, ठीक है ना? डर तो नहीं लग रहा ना? अक्षय ने कहा। सूरज, तुम चाहो तो मना कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि खुद को साबित करने का यह अच्छा मौका है, मोनिका ने सूरज से कहा। अगर आपको भरोसा है मुझ पर तो मैं जरूर लड़ूंगा, और फिर आप भी हैं मुझे सिखाने के लिए। और अक्षय, मुझे किसी से डर नहीं लगता।
पिछली बार की मुलाकात तो याद ही होगी ना, सूरज ने ताना मारते हुए कहा। सूरज की बात सुनकर अकीरा का मूड खराब हो गया। उसे सूरज और मोनिका की यह नजदीकी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो ठीक है सूरज, मैं तुम्हारा नाम ऑफिशियली फाइटिंग लीग में ऐड कर लेती हूँ। और 1 मिनट, अक्षय की ओर देखते हुए मोनिका ने कहा, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, आगे से ध्यान रखना, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत मत करना। अक्षय अपनी टीम के साथ चला गया। अकीरा ने सूरज को भी साथ चलने का इशारा किया, पर मोनिका ने यह देख लिया। अकीरा तुम जा सकती हो, मुझे सूरज से कुछ बात करनी है। मोनिका के ऑर्डर पर अकीरा जिम से जाने लगी। सूरज, लीग के लिए किसी भी तरह की मदद चाहिए हो प्रैक्टिस को लेकर तो मुझे जरूर बताना, चाहो तो मेरे घर भी आ सकते हो। सूरज को इस तरह की मदद से विक्रम अंकल और रघु की याद आ गई। जिम से निकलते हुए ये आखिरी बात अकीरा ने सुन ली थी। और प्रोबॉट ने तुम्हारे लिए एक फाइटर ड्रेस तैयार की है, तुम्हारे फायर वेपन की तरह शानदार। मोनिका ने सूरज के सीने पर हाथ रखकर कहा, अपनी ट्रेनिंग लिस्ट और टाइम टेबल भी देख लो। उसके हाथ सूरज के सीने से फिसल कर उसकी बेल्ट पर आ गए थे। आई होप तुम्हारे बदन के हर अंग पर फिट आ जाएगी। थैंक यू मोनिका फॉर एवरीथिंग, सूरज ने कहा। स्कूल में तुम मुझे मैम कहो तो बेहतर होगा। मुस्कुराते हुए मोनिका ने उसे आंख मारी और अपने खूबसूरत बदन को लहराते हुए चली गई। इस दुनिया में रात लगभग 8 बजे रघु ने विक्रम अंकल को मैसेज कर दिया था कि प्रोफेसर शर्मा नहीं मिल पाए थे और वो उनसे मिलकर ही लौटेगा। अरे यार भूतनी के, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ऊपर से ये नेटवर्क खराब है। विक्रम अंकल को भी कॉल नहीं लग पा रही। मुझे लगता है वो मुझे कॉल नहीं लगा पाएंगे। काश वो मैसेज देख ले, वरना चिंता करते रहेंगे। रघु ने बारिश को देखते हुए कहा। तभी अचानक बारिश तेज होने पर रघु ने गार्ड को गेट से हटकर अपने सर्वेंट्स क्वार्टर की ओर भागते हुए देखा। अरे वाह भगवान, तूने अंदर जाने का रास्ता निकाल दिया। ओए, आकर देता हूं इसके पैसे। रघु ने चाय का ग्लास नीचे रखते हुए ये कहा और बरसाती पहनकर लैब की ओर बढ़ गया। इधर नई दुनिया में सूरज ने जिम में अपनी स्कूल ड्रेस पहनकर देखी। वाह, ये ड्रेस तो गजब है। मुझे लग रहा था कि ये छोटी है, पर ये तो अपने आप मेरे शरीर के हिसाब से फिट बैठ गई। सूरज ने अपने डोले फुलाते हुए कहा। उसने ग्लव्स पहन लिए थे और उसके ऊपर अपनी रिंग पहनकर अपने अटैक दोबारा चेक कर लिए थे। साथ ही उसने अपने फाइटिंग अकाउंट में स्टेम पॉट पोर्टल को भी चेक कर लिया था। अब मुझे अपनी ट्रेनिंग और टाइम टेबल देख लेनी चाहिए और प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। और अब जब स्कूल में आ गया हूं तो मुझे यह भी पता करना होगा कि मेरा वो अनजान दोस्त है कौन जिसने मुझे टिप दी थी। जिम से निकलते हुए सूरज ने कहा। वो अभी जिम से निकलकर जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर रोज गार्डन में गई, जहां अकीरा एक लड़के से बात कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस लड़के से मुलाकात छुपाना चाहती हो। वो लड़के को खींचकर एक वाटरफॉल के पीछे चली गई। अरे ये तो वही लड़का है जिसे उस दिन मैंने अकीरा के साथ टाइगर जिम के बाहर देखा था। अकीरा ने उसे पैसे भी ट्रांसफर किए थे और मेरी ओर इशारा करके कुछ कहा भी था। सूरज उनको देखने की कोशिश कर ही रहा था, पर वो दोनों गायब हो चुके थे। मुझे अकीरा और इस लड़के से थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं दोनों मिलकर। सूरज ने आगे सोचा। कितनी अजीब है अकीरा, कैसे उस रात मेरे कमरे में आ गई थी और वो भी बिना किसी कपड़ों के। हद होती है किसी भी चीज की। सोचता हुआ सूरज सेकंड फ्लोर में अपनी प्रैक्टिस के लिए चला गया। सूरज, स्कूल आ गया है, उस पर नजर रखना अब हमारे लिए आसान है। क्लासरूम में मैं नजर रख लूंगी और तुम कोशिश करना कि हर जगह तुम उस पर नजर रख पाओ। क्लास के बाहर, जिम में, प्रैक्टिस में, शहर घूमते वक्त, बाथरूम में। अकीरा ने उस लड़के मतलब निखिल से कहा। बाथरूम में? यह ज्यादा नहीं हो गया? वहां उसकी किस चीज पर नजर रखनी है? निखिल ने आंख मारते हुए पूछा। निखिल को अकीरा पसंद थी, इसलिए उसने अकीरा के पूछने पर इस काम के लिए हामी भर दी थी। अकीरा भी ये जानती थी और उसने भी इसलिए निखिल को यह काम करने बोला था क्योंकि वो अकीरा को मना नहीं कर पाएगा और उसे खुश करने की कोशिश में अपना 100% देगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो और हर दिन स्कूल में ही मुझे रिपोर्ट करना, और ना हो पाए तो कनेक्ट करके बता देना, ठीक है? अकीरा ने निखिल को कहा। कनेक्ट करने से अकीरा का मतलब फोन करने जैसा ही था। ये डिवाइस भी हाथ के नाखून में फिट रहते थे। सूरज को अभी इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। रोबोट ने अभी तक ये गैजेट सूरज को जानबूझकर नहीं दिया था। ठीक है अकीरा, मैं क्लास के लिए जाता हूँ, जो भी होगा तुम्हें बताऊंगा, बाय। ये कहकर निखिल चला गया और अकीरा भी अपनी क्लास की ओर चली गई। अपनी स्क्रीन पर अकीरा और निखिल को देखता हुआ प्रोबॉट खुश हो गया था।
इंटरेस्टिंग। अकीरा तो जरूरत से ज्यादा स्मार्ट निकली। अब आएगा ना मजा। सूरज अब तो तू गया समझ। प्रोबॉट की हंसी लैब में जोरों से गूंजने लगी। इधर इस दुनिया में रघु फिजिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में पहुंच गया था। मुझे प्रोफेसर पुनीत शर्मा का पता लगाना है कि वो इस लैब में कहाँ है, और साथ ही उस प्रोफेसर से पूछना है कि उसने झूठ क्यों कहा। इतनी बड़ी सरकारी लैब है और इतना अंधेरा, और गार्ड कह रहा था कि यहाँ रिसर्च होती है। गजब लोग हैं भाई। 4th फ्लोर पर पहुंचने के बाद रघु ने नोटिस किया कि नीचे के 3 फ्लोर पर सिर्फ कॉरिडोर में लाइट थी और बाकी लैब बंद थी, कोई भी नहीं था। पर 4th फ्लोर पर 2 रूम्स में लाइट जली हुई थी। यहां कुछ पता लग सकता है, शायद प्रोफेसर शर्मा भी यहीं मिल जाएं। रघु पहले रूम की तरफ बढ़ गया। उसे पता नहीं चला कि ऊपर जाने वाली सीढ़ियों में छुपा एक साया उसकी हर चाल पर नजर रख रहा था। प्रोफेसर शर्मा का नाम भी यही है। रघु ने लैब के बाहर लगे इंफॉर्मेशन बोर्ड में पढ़ते हुए कहा, पर यहां तो कोई भी नहीं है। लगता है दूसरे काम में है या शायद टॉयलेट में। रघु ने पहली लैब का चक्कर मारकर बाहर आते हुए कहा, प्रोफेसर शर्मा अब मिल भी जाइए, मेरे दोस्त का सवाल है। कहते हुए रघु दूसरे रूम की तरफ बढ़ा। प्रोफेसर शर्मा कहाँ हैं आप? रघु ने आवाज तेज करके पूछा। यहां भी नहीं है, शायद टॉयलेट में हो। ओफो। रघु कुछ समझ पाता तभी अचानक एक साये ने पीछे से आकर रघु पर अटैक कर दिया। इधर नई दुनिया में अक्षय सूरज के स्कूल में एडमिशन और उसे लेवल 5 का फाइटर बना देने से पूरी तरह से चिढ़ा हुआ था। मुझे सूरज को किसी भी तरह हराना ही होगा। कल का आया हुआ लड़का पूरे स्कूल का हीरो नहीं बन सकता। अक्षय गुस्से से बिफर रहा था। पर हम कर भी क्या सकते हैं अक्षय, वो प्रोटेक्टेड है, वो भी मोनिका के सुपरविजन में। अगर हमने कुछ किया तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अक्षय की गर्लफ्रेंड निशा ने कहा, मेरे पास एक प्लान है। अगर फाइटिंग लीग में सूरज को कुछ हो जाता है तो हम पर कोई इल्जाम नहीं लगा पाएगा, पर उसके लिए फाइटिंग लीग के फाइनल का इंतजार करना होगा। अगर मोनिका ने जैसा कहा है कि सूरज बेहतरीन फाइटर है तो वो जरूर फाइनल में पहुंचेगा। तब तक हमें उसके करीबी लोगों को दूर करना होगा, और उनमें सबसे पहला नाम है अकीरा। अक्षय के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर रही थी। इधर सूरज प्रोबॉट को ड्रेस के लिए थैंक यू कहने उसकी लैब में आ गया था। पहले उसने सोचा था कि अकीरा को साथ ले चलेगा, पर उसने ये विचार फिर छोड़ दिया था। थैंक यू प्रोबॉट, बहुत ही शानदार ड्रेस है। मेरी पर्सनैलिटी और मेरे वेपन से बिल्कुल मैच करती है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ड्रेस पसंद आई। सच कहूं तो मुझे भी मजा आया ये ड्रेस बनाकर। और इसमें एक खास बात है कि ये तुम्हारे फायर बेस्ड वेपन को कूल करने का भी काम करेगी। इससे तुम्हारा वेपन ज्यादा राउंड्स के लिए स्टेबल रहेगा। थैंक यू अगेन प्रोबॉट। अच्छा सूरज, मुझे फाइटिंग लीग और तुम्हारे पार्टिसिपेशन का पता चला। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारे वेपन को एडवांस फीचर्स और तुम्हारी प्लानिंग पर काम किया जा सकता है। तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें मेरा ऑफर पसंद आया? बिल्कुल प्रोबॉट, मैं कल से स्कूल के बाद लीग के लिए प्लानिंग के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। थैंक यू। ये कहकर सूरज प्रोबॉट के घर से निकल गया। प्रोबॉट की मदद से उसे विक्रम अंकल याद आ गए थे। थैंक यू। वैसे मुझे खुद को भी थैंक यू कहना पड़ेगा सूरज, क्योंकि तेरी मदद करके मैं अपनी ही मदद कर रहा हूँ। प्रोबॉट की आंखों में चालाकी भरी हुई थी। इधर लैब में रघु अपने ऊपर हुए इस अटैक से शॉक था। उसने हमलावर के हाथों को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश की जो उसकी गर्दन और सीने पर थे। कौन है? जैसे ही मैं छूटा ना तो समझ तू गया, रघु ने चिल्लाते हुए कहा। हमलावर के हाथों की पकड़ उसकी गर्दन पर और मजबूत हो गई। छोड़ मुझे, छोड़। रघु के ऊपर बेहोशी छाने लगी थी। तभी अचानक से एक और आकृति ने आकर रघु के हमलावर को पीछे से पकड़कर जोर लगाकर उसे रघु से अलग कर दिया। छोड़ो मुझे छोड़ो। नई आकृति के हमले से रघु का हमलावर सकपका गया था। रघु ने अपने होश संभालते हुए दोनों आकृतियों को देखा और उसकी आंखें हैरत से फैल गई। आखिर कौन थे दोनों अनजान हमलावर? क्या प्रोबॉट और अक्षय अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे? क्या सूरज फाइटिंग लीग में जीत पाएगा? नजर की बात। रघु जल्दी करो, रघु के हमलावर को पकड़ते हुए दूसरे हमलावर ने कहा, जो खुद विक्रम अंकल थे। विक्रम अंकल खुद रेगुलर जिम जाते थे। उनकी कद काठी किसी पहलवान के जैसे थी। ऊंचाई 6 फुट 2 इंच और वजन 100 किलो।
हमलावर उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए पस्त हो रहा था। हाँ अंकल। होश संभालते हुए रघु ने अपने हमलावर को पकड़ लिया। अरे ये तो वही प्रोफेसर है जिसने मुझे सुबह बताया था कि प्रोफेसर शर्मा लैब में नहीं बल्कि छुट्टी पर हैं। बता, तूने मुझ पर हमला क्यों किया, बता। पर तब तक वो प्रोफेसर बेहोश हो चुका था। रघु जल्दी कर, इसे इसी रूम में छोड़कर हम निकलते हैं। कोई और तरीका देखेंगे प्रोफेसर शर्मा को ढूंढने का। विक्रम अंकल ने प्रोफेसर को किनारे रखी कुर्सी की ओर खींचना शुरू किया। पर अंकल, आप यहां कैसे आए और क्यों? रघु ने विक्रम अंकल की मदद करते हुए पूछा। तो क्या मैं घर पर हाथ धरे बैठे रहता रघु? इतने दिनों बाद सूरज से जुड़ी कोई जानकारी मिली है और मैं ना आता? और अच्छा हुआ जो आ गया। जैसे ही यहां आया तो क्या देखता हूं कि ये तेरे पीछे जा रहा था, तो मैंने इसका पीछा किया और आ गया यहां। विक्रम अंकल ने प्रोफेसर को कुर्सी पर बिठाते हुए रघु को बताया। आप अंदर कैसे आए और यहां कैसे पहुंचे? इंस्टीट्यूट के बाहर कैंटीन के सामने तेरी कार देखी और पूछा तो पता लगा तू 5 मिनट पहले ही इंस्टीट्यूट की ओर गया है। इंस्टीट्यूट के गेट के सामने पहुंचा तो गार्ड भी नहीं था। मैं अंदर आया और तूने जैसा मैसेज भेजा था कि प्रोफेसर पुनीत शर्मा और फिजिक्स डिपार्टमेंट, तो तुझे ढूंढता हुआ यहां आ गया। थैंक यू अंकल, बचाने के लिए। इसने पता नहीं क्यों हमला किया मुझ पर और मुझसे झूठ भी बोला। कहता हुआ रघु उस प्रोफेसर का आईडी कार्ड देखकर चौंक गया। ओ भूतनी के, सॉरी अंकल, पर अंकल ये तो प्रोफेसर पुनीत शर्मा ही है। रघु ने हैरानी से कहा। यह मामला तो उलझता जा रहा है रघु। जरूर कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता। मुझे लगता है ये अभी बेहोश है, तो इसे उठाकर हम ले चलते हैं घर पर। नहीं, उसी पुराने मकान में, विक्रम अंकल ने कहा। पर अंकल, रघु को थोड़ी घबराहट हुई। कुछ नहीं होगा रघु, हमारे पास सूरज को बचाने का एक ही रास्ता है और वो ये प्रोफेसर है। मुझे हर हालत में सूरज चाहिए। विक्रम अंकल की परेशानी समझते हुए रघु ने हाँ कर दी। ठीक है अंकल, पहले इसे नीचे ले चलते हैं और गेट तक का रास्ता चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर आपकी कार में इसे डालकर मैं अपनी कार से आपके साथ आ जाऊंगा। कुछ देर बाद तेज बारिश के बीच इंस्टीट्यूट गेट से 2 कार शहर की ओर निकल पड़ी। नई दुनिया में फाइटिंग लीग शुरू हो चुकी थी। मोनिका और प्रोबॉट की प्लानिंग और ट्रेनिंग से फाइटिंग लीग के फर्स्ट और सेकंड राउंड में जीतकर सूरज लास्ट राउंड जंगल रन में पहुंच चुका था। अगला मैच सेकंड राउंड का अक्षय और अकीरा के बीच था। सूरज अकीरा के अजीब से व्यवहार से उकता गया था। उसने अपनी सेकंड फाइट खत्म करके जिम से जाने का सोचा और पहले जिम के लॉकर रूम में ड्रेस चेंज करने लग गया था। अरे ये तो वही लड़का है जो अकीरा के साथ था। अचानक सूरज की नजर लॉकर रूम के आईने पर गई और उसे निखिल लॉकर रूम के बाथरूम में झांकता दिखा। सूरज ने ऐसा नाटक किया कि उसने देखा ही नहीं और वो ड्रेस चेंज करने लगा। वेल डन सूरज, काफी अच्छे मैच थे। मोनिका लॉकर रूम में आ गई थी। सूरज के बदन को देखकर उसकी आंखों में भी अकीरा जैसी चमक आ गई थी, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके कंट्रोल में थी। सूरज ने पैंट पहन ली और आसपास देखते हुए कहा, थैंक यू मोनिका, तुमने और प्रोबॉट ने काफी हेल्प की। मोनिका, मुझे एक काम है। ये कहकर सूरज ने मोनिका को बताया कि बाथरूम में एक लड़का था और वो उस पर शायद नजर रख रहा था। मैं जानती थी, मैं उसे तुम्हें सुबह से फॉलो करते देख रही थी, यही बताने आई थी तुम्हें। फिर मोनिका बाथरूम जाकर निखिल को पकड़ लाई। इसका नाम निखिल है, अकीरा का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। तुम सूरज का पीछा क्यों कर रहे थे? बोलो वरना स्कूल से। मोनिका ने चेतावनी देते हुए पूछा। मैंने ये खुद से नहीं किया, मुझसे बोला गया था। निखिल डर गया था, पर उसने अकीरा का नाम नहीं लिया। किसने बोला था तुम्हें यह करने को? अक्षय ने? सूरज ने पूछा। निखिल ने कुछ नहीं कहा। बोलो निखिल, मोनिका ने निखिल को प्रोत्साहन देते हुए कहा। अकीरा ने। निखिल की आंखों से आंसू बहने लग गए। हैरान होने की बात नहीं है सूरज, अकीरा ये पहले भी कर चुकी है। जिन लड़कों को पसंद करती है उन्हें फॉलो करती है या करवाती है। मैंने तुम्हें बताया था ना टाइगर जिम में अकीरा और उस लड़के के बारे में। तुम्हें क्या लगता है उसने जिम में उस लड़के को अकेले कैसे पकड़ा होगा? नजर रख कर ही। मोनिका ने सूरज को बताया। पहले शीना और अब अकीरा, जिस पर भरोसा करो वही धोखा देता है। सूरज ने सोचा और निखिल से कहा, तुम अकीरा को कुछ नहीं बताओगे, उससे मैं निपटूंगा। सूरज लॉकर रूम से निकल गया। इधर इस दुनिया में रघु और विक्रम अंकल प्रोफेसर पुनीत शर्मा को लेकर पुराने मकान के बेसमेंट में आ गए थे। रघु, तुमने मुझे इस जगह के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? विक्रम अंकल ने रघु से पूछा। सॉरी अंकल, पर मैं क्या करता,
मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। यहां आया तो कंप्यूटर नहीं चल रहा था, डॉक्यूमेंट्स में किसी का भी नाम या पता नहीं था, जिस शरत के बारे में पता था उसका भी नहीं। फिर इसका नाम पता मिला तो सोचा पहले कुछ ठोस सबूत मिल जाए फिर आपको बताया जाए। और देखिए आज लग रहा है कुछ पता चल ही जाएगा, रघु ने विक्रम अंकल को समझाते हुए कहा। तभी प्रोफेसर शर्मा होश में आ गए। इसे होश आ रहा है रघु, पानी लेकर आओ और रिकॉर्डर ऑन करो, विक्रम अंकल ने प्रोफेसर शर्मा के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। रघु ने पानी और मोबाइल तैयार कर लिया। प्रोफेसर शर्मा, आपका नाम प्रोफेसर पुनीत शर्मा है ना? आपने रघु पर हमला क्यों किया था? तुम लोग कौन हो? जानते हो मैं एक इज्जतदार वैज्ञानिक हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। शांत हो जाओ प्रोफेसर शर्मा, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस थोड़ी जानकारी चाहते हैं ताकि मुझे मेरा दोस्त मिल जाए और अंकल को उनका बेटा। लेकिन पहले यह बताओ तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था? हमला क्यों किया था? शक्ल देखिए अपनी, गुंडों जैसी। मुझे अपने करियर में पहले भी कई गलत लोगों ने गलत चीजों के लिए अप्रोच किया है। मुझे लगा कि तुम वैसे ही कोई आदमी हो, और जब तुम्हें चुपके से अपनी लैब में आते देखा तो शक पक्का हो गया। तुम्हें पकड़कर पुलिस में देना चाहता था, इसलिए हमला किया था। गार्ड को कॉल किया तो उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज था, बिल्डिंग में और कोई था नहीं तो मैं और क्या करता। पर तुम दोनों जिस तरह मुझे उठाकर लाए हो ना, मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों शरीफ नहीं हो। मुझे छोड़ दो वरना मैं चिल्ला चिल्लाकर सबको बुला दूंगा। होश संभालने के बाद प्रोफेसर शर्मा में दोबारा हिम्मत आ गई थी। रघु, तुम अपनी ये दाढ़ी मूंछ और बाल कटवाओ, सबको गुंडे लगते हो, मुझे भी, विक्रम अंकल ने रघु को डपटते हुए कहा। जी अंकल, रघु झेपते हुए बोला और फिर प्रोफेसर शर्मा की ओर मुड़कर पूछा, ये जगह पहचानी प्रोफेसर शर्मा? प्रोफेसर शर्मा ने कंप्यूटर रूम को ध्यान से देखने की कोशिश की, फिर उनकी नजर बगल में बनी लाइब्रेरी में गई और लिविंग रूम में। उनके चेहरे के बदलते भावों से रघु और विक्रम अंकल समझ गए कि प्रोफेसर शर्मा ने जगह पहचान ली थी। तो आप ये जगह पहचान गए हैं, हमारे पास समय कम है प्रोफेसर शर्मा, हमारी मदद कीजिए, विक्रम अंकल ने कहा। मुझे यहां क्यों लेकर आए हो और तुम लोग इस जगह को कैसे जानते हो? प्रोफेसर शर्मा ने घबरा कर कहा। यह सब बेकार की बातें छोड़िए प्रोफेसर, हमें यह बताइए कि यहां हो क्या रहा था? ये इतना बड़ा कंप्यूटर क्यों है यहां और चल क्यों नहीं रहा? ये लाइब्रेरी और ये लिविंग रूम, जब ऊपर मकान बना हुआ है तो ये गुप्त घर बनाने की क्या जरूरत? ऐसा तो सिर्फ अपराधी करते हैं या कोई पागल, विक्रम अंकल ने पूछा। डायरी और लॉकेट निकालकर रघु ने प्रोफेसर को दिखाया और पूछा, इस डायरी और लॉकेट के बारे में भी बताओ। डायरी पर आर और एम लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या जानते हो? और ये अजीब सा लॉकेट क्या बला है? उस लॉकेट और डायरी को देखकर प्रोफेसर शर्मा डर गए। मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, मुझे जाने दो प्लीज, प्रोफेसर शर्मा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। प्रोफेसर, जैसे तुमने रिएक्ट किया है उससे हमें पता चल गया है कि तुम इस जगह को, इस लॉकेट को और इस डायरी को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए जल्दी बता दो वरना हमें, रघु ने प्रोफेसर को डराते हुए कहा। पर तुम लोग ये क्यों जानना चाहते हो? तुम्हारा इस जगह से क्या वास्ता? हमारा इस जगह से बहुत पुराना वास्ता है, लगभग 20 साल पुराना। विक्रम अंकल की बात सुनकर प्रोफेसर शर्मा की आंखों में डर साफ झलकने लगा था। और हमारा जानना इसलिए जरूरी है कि इस लॉकेट के जैसे ही एक दूसरा लॉकेट भी था। जिस रात मेरे बेटे को वो लॉकेट मैंने दिया, उसी रात वो गायब हो गया, अपने घर से लॉकेट के साथ, बिना किसी सुराग के। हम दोनों ने सिर्फ उसकी चीख सुनी उसके कमरे से आती हुई, और जब पहुंचे तो सूरज। आपने उसे लॉकेट दिया? आपको ये डायरी और लॉकेट मिली कैसे? ये सवाल पूछते हुए प्रोफेसर शर्मा चुप हो गए। इधर नई दुनिया में अकीरा जिम में अक्षय से होने वाली फाइट के ठीक पहले वार्म अप कर रही थी। स्कूल के कई स्टूडेंट्स, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे, अकीरा को देख रहे थे। अकीरा का जिस्म इतना सुंदर था और फाइटिंग ड्रेस में वो इतनी हॉट लग रही थी कि लड़कियां भी उसे ललचाई नजरों से देख रही थी। तभी वहां सूरज पहुंच गया। तुमसे घटिया दोस्त नहीं देखा मैंने। मेरा दोस्त होने का नाटक करती हो? मेरे पीछे जासूस लगा रखा है तुमने, सूरज ने चिल्लाते हुए कहा। उसके मन में रघु जैसे पक्के दोस्त की याद भी थी और शीना का धोखा भी। जिम में मौजूद सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अक्षय भी अपनी टीम के साथ मुस्कुरा रहा था। अकीरा शॉक हो गई थी कि सूरज को यह कैसे पता चल गया। सूरज, आई कैन एक्सप्लेन, अकीरा ने बोलने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझसे दूर रहो और अपने आशिक को भी मुझसे दूर रखना, समझी?
सूरज चिल्लाकर गुस्से में जिम से चला गया। इधर इस दुनिया में प्रोफेसर शर्मा से पूछताछ जारी थी। प्रोफेसर शर्मा, बताइए ये डायरी और लॉकेट किसके हैं? मेरा बेटा सूरज गायब है। हमें तो यह भी नहीं पता वह किस हाल में है। हम तो पुलिस को भी ये नहीं बता सकते कि सूरज अपने घर से, अपने कमरे से कैसे गायब हो गया। हमने जब खुद से छानबीन करनी शुरू की तब इस कंप्यूटर लैब का पता चला और लाइब्रेरी में खोजने पर सिर्फ आपका नाम और आपकी लैब का एड्रेस मिला। बाकी किसी भी इंसान का नाम पता यहाँ नहीं था। विक्रम अंकल ने बताया, यहाँ पर किसी का भी नाम या पता नहीं हो सकता था। शरद को यह पसंद नहीं था। वो चाहता था कि इस लैब की बातें लैब तक ही रहे, इसलिए उसने हर फाइल, डॉक्यूमेंट से हम सबका नाम, पता या किसी भी तरीके की पहचान हटा दी थी। तो तुम जानते हो कि शरद कौन था? पूरी बात बताओ। प्रोफेसर शर्मा ने हार मानकर कहना शुरू कर दिया। आज से लगभग 25 साल पहले जब मैंने कॉलेज पास किया तब मुझे शरद को असिस्ट करने का मौका मिला। शरद फिजिक्स की फील्ड का जीनियस था। वो अपने 2 दोस्तों रवि और माया के साथ कॉलेज कैंपस में ही रहता था। तीनों टीचर थे। उन्हें असिस्ट करते हुए मैं भी उनके साथ रहने लगा था। मैं बहुत खुश था कि मैं शरद, रवि और माया जैसे फिजिक्स के दिग्गज प्रोफेसर के साथ काम कर रहा था। उन तीनों का मुझ पर बहुत प्रभाव था, पर शरद थोड़ा पागल सा था। उसके ऊपर फिजिक्स की फील्ड में अपना नाम रोशन करने की सनक सवार थी। उसने कॉलेज कैंपस छोड़कर रवि और माया के साथ रहने का प्लान किया और इसी कारण यह घर बनाया था और यह लैब भी। पर रवि और माया एक दूसरे से प्यार करते थे और शरद को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर उसे रवि और माया की जरूरत थी, इसलिए उसने उनके रिश्ते को सहते हुए साथ में काम करना जारी रखा। रवि और माया शरद से ज्यादा स्मार्ट थे। ये डायरी रवि और माया की है, उनके नाम के पहले अक्षर के साथ R और M। रवि और माया ने शरद से पहले 2 डिवाइस तैयार कर लिए थे। उनमें से एक डिवाइस है ये लॉकेट जो तुम्हारे पास है, और दूसरा जिससे सूरज। ये सब कहते हुए प्रोफेसर शर्मा 2 पल के लिए जैसे रुक गए। जिस दिन शरद ने मुझे इस लैब से बेइज्जत करके निकाला था वो मुझे आज भी याद है। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैंने तो सिर्फ रवि और माया के कहने पर उनको लॉकेट डिजाइन करने में मदद की थी, पर शरद से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रवि और माया ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे उन दोनों के सामने बेइज्जत करके निकाल दिया। जब मैं यहां से जा रहा था तब मैंने शरद, रवि और माया के बीच बहुत तेज झगड़ा होते और शरद को उन दोनों को धमकी देते हुए सुना था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं वापस कभी शरद के पास लौटकर काम करने नहीं आऊंगा। कौन से प्रयोग कर रहे थे और इस लॉकेट जैसे डिवाइस से क्या होता है? रघु ने पूछा। अभी तक समझ नहीं पाए? विक्रम अंकल और रघु के कंफ्यूज चेहरों को देखते हुए प्रोफेसर ने कहा, दूसरी दुनिया की यात्रा। क्या थी ये दूसरी दुनिया की यात्रा? रघु और विक्रम अंकल अब क्या करेंगे? फाइटिंग लीग में दूसरी दुनिया की सच्चाई। अकीरा के धोखे और लड़ाई के बाद सूरज के मन में इस दुनिया में रहने को लेकर सवाल थे। उसने मोनिका के पास जाने के लिए सोचा कि वो शायद उसके रुकने का इंतजाम स्कूल या स्कूल के पास ही कहीं कर दे, पर फिर इस परेशानी के सल्यूशन के लिए उसने प्रोबॉट के पास जाने का तय किया। उसे विक्रम अंकल और रघु की याद आई कि कैसे हर मुसीबत में दोनों उसके साथ खड़े रहते थे। उसे लग रहा था कि काश वो वापस अपनी दुनिया में जा पाता। काश मेरा वो अनजान मददगार मिल जाता तो उसी से ये मदद भी शायद मिल जाती। पता नहीं कौन है वो मददगार जिसने मुझे टिप भेजी थी। मुझे सावधान रहना चाहिए, कहीं ये किसी की कोई चाल ना हो। सूरज ने पोर्टल ऑन करके प्रोबॉट की लैब को दिमाग में सोचा और पोर्टल में अंदर जाकर प्रोबॉट की लैब के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गया। प्रोबॉट इसे कितना भी साइंस कह ले, पर मेरे लिए तो ये जादू जैसा ही है और रहेगा। पोर्टल बंद करके सूरज लैब के अंदर आ गया। हेलो सूरज, मैं अभी फाइटिंग लीग की जानकारी ही चेक कर रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम फाइनल में पहुंच गए। अभी लास्ट सेमीफाइनल होने वाला है अक्षय और अकीरा के बीच। जैसे ही मैच खत्म होगा फुटेज मेरे पास आ जाएगी। आई होप अकीरा जीत जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी प्रोबॉट। सूरज ने प्रोबॉट की बात को अनसुना करते हुए कहा, मुझे रहने के लिए नए घर की तलाश है। क्या मैं तुम्हारे इस लैब में रुक सकता हूँ या घर में, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तभी। लैब और घर दोनों यही है सूरज, पर तुम यहाँ रुकना चाहते हो क्यों? अकीरा के साथ कोई दिक्कत? तुम्हारी लैब स्कूल के पास है और अभी मुझे काफी कुछ सीखना है स्कूल में, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ रहना ज्यादा सही रहेगा। सूरज ने अकीरा और उसकी लड़ाई की बात छिपाते हुए कहा, ओके सूरज,
ये तो अच्छी बात है कि तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए फोकस्ड हो। रोबोट ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, सूरज, मैं तुम्हें मोनिका के घर रुकने की सलाह देता हूँ। उसका घर स्कूल के काफी पास है और वो तुम्हारी टीचर भी है। ये ज्यादा सही रहेगा। वैसे भी मेरे घर में ज्यादा सुविधाएं नहीं है, तुम्हें दिक्कत होगी। मोनिका के घर में थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? सूरज ने सोचते हुए रोबोट से पूछा। ऑकवर्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं। टीचर्स अच्छे स्टूडेंट्स को काफी कुछ सिखा सकते हैं और वैसे भी तुम तो अपने आप में एक बेहतरीन फाइटर हो और मोनिका से तुम्हें काफी कुछ सीखने मिलेगा। मैं मोनिका को मैसेज भेज देता हूँ, तुम स्कूल में जाकर उससे बात कर लेना। रोबोट ने मोनिका को मैसेज भेजते हुए कहा। सूरज ने सोचा कि ये भी अच्छा ही है। अकीरा से दूर रहकर वो इस नई दुनिया की नई चीजों पर ज्यादा फोकस कर पाएगा। सूरज को वैसे भी शक होने लगा था कि उसे अनजान टिप भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि मोनिका ही थी, क्योंकि एक टीचर को अपने स्टूडेंट की ताकत और कमजोरी पता होती है और बाद में उसने सूरज को ट्रेनिंग में मदद भी की थी। सूरज इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। ठीक है प्रोबॉट, मुझे भी यह आइडिया पसंद आया। मैं मोनिका के घर में रुकने को तैयार हूँ। और हाँ प्रोबॉट, एक बार फिर शुक्रिया। हर बार की तरह इस बार भी तुमने मेरी मदद की। इस नई जगह पर लगता है तुम ही मेरे अकेले दोस्त हो। सूरज ने कृतज्ञता से कहा। शुक्रिया की कोई बात नहीं सूरज, मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया। अकीरा और अक्षय के मैच की फुटेज भी आ गई है, लेट्स सी क्या हुआ। यह कहकर प्रोबॉट ने फुटेज प्ले कर दी। फुटेज बहुत छोटी थी, लगभग 2 मिनट की। सूरज से लड़ाई के बाद अकीरा अपनी फाइट पर फोकस नहीं कर पाई थी। उसके पहले 2 अटैक कमजोर थे और उसका डिफेंस उससे भी कमजोर। अंत में अक्षय ने उस पर लगातार हमले किए और उसे घायल करके हरा दिया। अकीरा के बाएं कंधे पर चोट आई थी। अक्षय अपनी जीत और फाइनल में पहुंचने का जश्न मना रहा था। अक्षय बहुत आक्रामक रूप से फाइट करता है, ये उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। अक्सर जोश में होश खो बैठता है। अकीरा लेवल 5 की फाइटर है, इसलिए उसने उसे आसानी से हरा दिया। पर अगर तुम होते तो अक्षय की हार पक्की थी। रोबोट ने वो फुटेज सेव कर लिया और सूरज की तरफ मुड़ा। कल फाइटिंग लीग का फाइनल है, जंगल रन। तुम दोनों को जंगल जाकर एक जंगली जानवर का शिकार करना है। मैं मोनिका को बोल दूंगा कि तुम्हें रात में जंगल और जंगली जानवरों और कुछ तरीकों के बारे में बता दे। और हाँ, अगर कल जंगल में कुछ भी ऐसा हो जाए जिसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल ना रहे तो तुम कनेक्ट करके कभी भी क्विट कर सकते हो। चिंता मत करो रोबोट, मैं क्विट नहीं करूंगा। और मैं ये कनेक्ट कैसे करूंगा? ओह सॉरी, 1 मिनट यहीं रुको। रोबोट दूसरे रूम में जाकर तुरंत लौट कर आया। हाथ आगे करो, ये है कनेक्ट। इससे तुम इसमें भरे फीड, नाम और फ्रीक्वेंसी से लोगों से बात कर सकते हो। ये तुम्हारे वेपन जैसा ही काम करता है, तुम्हारी सोच और माइंड से जुड़ जाता है। इसमें अभी मोनिका का, स्कूल का, मेरा, अकीरा का, अस्पताल का और पेट्रोल फोर्स का नंबर है। पिछली बार ये था नहीं मेरे पास, इसलिए तुम्हें दे नहीं पाया था। थैंक यू अगेन प्रोबॉट, मैं स्कूल जाकर मोनिका से बात कर लेता हूँ, बाय। ये कहकर सूरज ने पोर्टल ऑन किया और स्कूल में मोनिका से मिलने चला गया। सूरज के जाते ही प्रोबॉट के चेहरे पर शैतानी मुस्कान लौट आई थी। थैंक यू प्रोबॉट। नहीं सूरज, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। इधर इस दुनिया में प्रोफेसर शर्मा की बातें सुनकर विक्रम अंकल और रघु के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। दूसरी दुनिया? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अपनी लैब में गांजा भी बनाते हो क्या? विक्रम अंकल को दूसरी दुनिया की बात बिल्कुल हजम नहीं हुई थी। बकवास नहीं कर रहा हूं, ये सच है। रवि और माया ने मिलकर दूसरी दुनिया में जाने के लिए डिवाइस बनाने की कोशिश की थी और सफल भी हुए थे। और अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो अपने आप से सोचो, तुम्हारा बेटा सूरज अपने कमरे से अपने आप कैसे गायब हो गया, वो भी इस लॉकेट के साथ? और तब भी यकीन ना आए तो लाइब्रेरी यही है, इसमें रखे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो। मैंने काफी डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, मुझे तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। कहीं पर भी दूसरी दुनिया जैसे शब्दों का प्रयोग तो किया ही नहीं है तुम लोगों ने, तो क्या खाक समझ में आएगा? रघु खिंच कर बोला। दूसरी दुनिया शब्द का प्रयोग नहीं किया है? हम फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले नचनिए नहीं। डॉक्यूमेंट्स में वैज्ञानिक भाषा में सारी चीजें लिखी होंगी ना। तुम तो सच में बेवकूफ हो। ओ भूतनी के, मुझे बेवकूफ बोलता है? रुक तेरी। रघु ने प्रोफेसर शर्मा की शर्ट पकड़कर कहा। शांत हो जा रघु। विक्रम अंकल ने रघु को प्रोफेसर शर्मा से दूर हटाते हुए कहा। प्रोफेसर शर्मा, हमें ना विज्ञान पता है, ना ही आपकी दूसरी दुनिया। हमें सिर्फ इतना पता है कि सूरज गायब है और हमें उसे हर हाल में ढूंढना है। आप ये बताइए कि दूसरी दुनिया क्या चीज है? जिस तरह की दुनिया और ब्रह्मांड में हम रहते हैं, उसी तरह से कई और दुनियाएं और ब्रह्मांड भी हैं।
कई तो हमारे आसपास ही मौजूद हैं, पर हम उन्हें नहीं देख पाते या नहीं छू पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी दुनियाओं और ब्रह्मांड से कुछ तरंगे निकलती हैं जिन्हें फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और वो अदृश्य हैं क्योंकि हमारी दुनिया की सेम फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। रवि और माया ने ऐसे डिवाइस बना लिए थे जो उन गायब दूसरी दुनियाओं की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते थे और उनकी मदद से उन दूसरी दुनियाओं में जाया जा सकता था। रवि और माया ने वो डिवाइस बना तो लिए थे, पर उसका प्रयोग हम में से कोई भी नहीं कर पाया था। और फिर मेरे जाने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इतना सब बताकर प्रोफेसर शर्मा ने गहरी सांस ली। मुझे इन सब में विश्वास तो नहीं है, पर इस समय प्रोफेसर शर्मा की कहानी पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा। शायद सूरज दूसरी दुनिया में ही चला गया है। तुम्हें क्या लगता है रघु? विक्रम अंकल ने रघु को लॉकेट को घूरते हुए देखकर पूछा। मुझे भी इस प्रोफेसर की बात सही लगती है, और इस लॉकेट में नीचे एक बटन भी दिया हुआ है, पर यह काम नहीं कर रहा। रघु ने बटन की ओर इशारा करके दिखाया। उसे मत दबाना, मैंने बताया ना कि इस डिवाइस का प्रयोग करना सिर्फ रवि और माया को पता था। पता नहीं क्या हो जाए। प्रोफेसर शर्मा की आंखों में डर दोबारा लौट आया। और मैं दोबारा पूछता हूं कि आपको ये लॉकेट और डायरी कैसे मिले? क्या आप शरद, रवि या माया में से किसी को जानते थे? पिछले 20 सालों में मैंने उन तीनों का नाम ना सुना है और ना ही देखा है। पता नहीं कहां गायब है तीनों। मुझे ये लॉकेट और डायरी कैसे मिले वो हम आपको बाद में बताएंगे प्रोफेसर। अभी सूरज को ढूंढना है और समय कम है। हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। विक्रम अंकल ने रघु की तरफ मुड़कर कहा। रघु, लॉकेट और डायरी से किसी तरह की छेड़छाड़ मत करना। प्रोफेसर शर्मा के कहे अनुसार ही अब हम काम करेंगे। तुम जाकर यहाँ रुकने और खाने की जरूरी चीजें ले आओ। मैं जिम में कॉल करके बता देता हूँ कि मैं कुछ दिन तक नहीं आऊंगा, और बाकी ट्रेनर तब तक काम संभाल ले। ठीक है अंकल। रघु ने रिकॉर्डर बंद किया और लॉकेट और डायरी बैग में रख दी। प्रोफेसर शर्मा के कहे अनुसार काम करेंगे? इसका क्या मतलब? मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, अब मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सॉरी प्रोफेसर शर्मा, हमें आप पर पूरा विश्वास है, पर हमारे लिए सूरज को ढूंढ पाने के लिए आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हैं। आप ही इस लॉकेट के जरिए या तो हमें सूरज तक पहुंचा सकते हैं या सूरज को हम तक ला सकते हैं। उन्होंने प्रोफेसर शर्मा को एक नोटपैड और पेन देकर कहा, आप एक लंबी छुट्टी के लिए अर्जी लिखिए, रघु आपकी लैब तक पहुंचा देगा। विक्रम अंकल की मजबूत आवाज और रघु को देखकर प्रोफेसर शर्मा समझ गए कि उन्हें अब उनकी मदद करनी ही पड़ेगी, और उन्होंने अपनी छुट्टी के लिए नोटपैड पर अर्जी लिखना शुरू कर दिया। रघु, तुम जल्दी जाकर सब सामान ले आओ, खाना, पानी, कपड़े और बाकी चीजें। जब तक हम इस कंप्यूटर, लॉकेट और डॉक्यूमेंट्स की गुत्थी नहीं सुलझा लेते, तब तक हम यही रहेंगे। और हाँ, इस बेसमेंट के ऊपर बने कमरों को ढकने के लिए तिरपाल भी लेते आना। ओके अंकल, मैं कुछ घंटों में लौट कर आता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। यह कहकर रघु निकल गया। भगवान, सूरज को सही सलामत रखना। विक्रम अंकल की आंखें नम थी। इधर नई दुनिया में जैसे ही सूरज फाइटिंग स्कूल पहुंचा, उसकी मुलाकात स्कूल से निकलती हुई अकीरा से हो गई। अकीरा के चेहरे पर गुस्सा था और उसके बाएं कंधे पर चोट के निशान थे। उसे स्कूल से 2 दिन के आराम के लिए छुट्टी मिल चुकी थी। अकीरा सूरज को देखकर भड़क गई। कहाँ थे तुम? मेरी हार का जश्न मना रहे थे। मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। क्यों? मेरी हार के लिए बधाई देने? मैं मोनिका के घर रहने जा रहा हूं। अब तुम अपने घर में आराम से रह पाओगे। मोनिका के घर? ओह, अब मैं समझी। मुझे पता था तुम समझ जाओगी। वैसे भी जरूरत से ज्यादा समझदार तो तुम हो ही। सूरज ने ताना मारा। और तुम बेवकूफ, तुम्हारे स्कूल में आनन फानन में एडमिशन होना, सीधे 5वें लेवल का फाइटर बना दिया जाना, मोनिका का तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करना, और अब मेरे घर को छोड़कर मोनिका के घर में जाना। तुम्हारी जितनी बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब समझती हूं। गेट आउट ऑफ माई वे। अकीरा ने गुस्से से बिफरते हुए कहा। तभी अक्षय अपनी टीम और गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ गया था और अकीरा और सूरज की फाइट देखकर वहीं रुक गया था। ओफो, जंगली बिल्ली। म्याऊ। फाइट हार गई, पर तेवर अभी तक बाकी है, वो भी अपने बिल्ले को ही दिखा रही हो। वाह। उसने अकीरा और सूरज को देखकर मजाक किया। इस गुस्से के साथ कभी किसी जिम में हम पर भी पंजा मारो। अकीरा ने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। अक्षय आसानी से उसके हमले से बच सकता था, पर एक प्लान उसके दिमाग में आ चुका था। जैसे ही अकीरा ने उस पर अटैक किया, उसने कोई भी डिफेंस नहीं किया और अकीरा का पंच सीधे उसके चेहरे से टकराया। ये पंजा तुझे हमेशा याद रहेगा। यह है बदला मेरी हार का, जो तूने मुझे फाइटिंग लीग में जानबूझकर घायल किया उसका। तूने मुझ पर अटैक करके सही नहीं किया अकीरा, तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा।
अक्षय ने अकीरा को और गुस्सा दिला दिया था। अकीरा ने इस बार अपना वेपन निकाल लिया था और अक्षय की ओर तान दिया था। अकीरा रुक जाओ, ये मैच नहीं है, सूरज ने उसे पकड़ते हुए कहा। बस बहुत हो गया, पागल हो गई हो क्या? दिमाग ठंडा करो और अपने घर जाओ। अकीरा के मन में सूरज से हुई लड़ाई, अक्षय से मिली हार और उसका मजाक और सूरज का उसके लिए ऐसा व्यवहार देखकर गुस्सा उबल रहा था। उसने पूरी तरह होश खो दिया था। भाड़ में जाओ तुम अक्षय और मोनिका, मैं अपने घर जा रही हूँ और तुम जाओ मोनिका के बिस्तर में। अकीरा अपना वाक्य पूरा कर पाती तभी किसी ने उसे कंधे से खींचकर पलटाया और एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर मार दिया। सूरज शॉक्ड हो गया था। अक्षय और उसकी टीम पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। अक्षय का प्लान काम कर गया था। किसने मारा था अकीरा को थप्पड़? प्रोफेसर शर्मा किस तरह से सूरज को ढूंढ